विशाल आइसक्रीम। एक अमर नाम का आइसक्रीम वाला होता है। वह गांव में एक छोटी सी साइकिल पर आइसक्रीम बेचता है। सभी बच्चों को उसकी आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। पूरे गांव में वह सिर्फ एक ही आइसक्रीम वाला होता है। बच्चे बहुत बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं। वह साइकिल पर घंटी बजाता हुआ आता है और दूर से ही सारे बच्चे भागे आते हैं। एक दिन गांव में किशन नाम का आदमी शहर से आ जाता है। उसने देखा कि अमर साइकिल पर आइसक्रीम बेचता है। शाम के वक्त अमर साइकिल पर आया। सब बच्चे भागते हुए उसके पास आ गए। किशन ने उसको रोका और बोला, मेरा नाम किशन है। मैं शहर में एक आइसक्रीम वाली फैक्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा भैया, तनख्वाह कितनी मिलती है? तनख्वाह तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मेरी फैक्ट्री में बहुत अलग अलग तरीके की आइसक्रीम होती है और उसके पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। अब भैया यहाँ तो ऐसे ही चल जाता है काम। मेरे कहने पर तुम एक बार वहाँ जाकर तो देखो, फिर आकर बताना मुझे। ठीक है, मैं कल ही जाऊँगा। अगले दिन अमर उस फैक्ट्री में गया। वहाँ बहुत नई नई तरह की आइसक्रीम थी। अमर हैरान हो गया और वह वापस आकर किशन से बोला, किशन, वहाँ तो सच में बहुत अच्छी आइसक्रीम है। तुम मुझे भी वहाँ पर काम लगवा दो। मैं कुछ ही दिनों में वहाँ नई नई आइसक्रीम बनाना सीख जाऊँगा और गांव में काम करूँगा। ठीक है, लगवा दूँगा, लेकिन एक शर्त है, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूँगा। हाँ बिल्कुल, ये तो और भी अच्छी बात है। अगले दिन अमर फैक्ट्री में काम करने के लिए किशन के साथ गांव से चला जाता है। जाते हुए गांव के बच्चे उसे रोक लेते हैं। अमर चाचा, मत जाओ। अगर आप चले गए तो हम आइसक्रीम कहाँ से खाएंगे? प्लीज मत जाओ ना। बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही तो वहाँ जा रहा हूँ। मैं बहुत सारी अलग स्वाद वाली आइसक्रीम बनाना सीख लूँगा और तुम्हें खिलाऊंगा। मैं थोड़े दिनों में वापस आ जाऊंगा। बच्चे खुश हो जाते हैं। वाव! अब हमें बहुत सारी नई आइसक्रीम मिलेगी। ठीक है फिर चाचा, अब हम आपका इंतजार करेंगे। अब जल्दी वापस आना। बाय। दोनों फैक्ट्री में जाते हैं और काम करने लगते हैं। आइसक्रीम तो यहाँ बहुत अच्छी बनाते हैं, पर ये छोटी छोटी होती है। हाँ यार, मैंने नई नई आइसक्रीम बनाना तो सीख लिया, पर अब मैं ये सोच रहा हूँ अगर ये थोड़ी और बड़ी होती तो अच्छा होता। अब जितनी बड़ी मशीन होगी उतनी आइसक्रीम बनेगी ना। अमर सोचता है। दिमाग की बत्ती जल गई किशन। अब मैं इतनी बड़ी आइसक्रीम बनाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। वो कैसे? वो तो मैं गांव जाकर बताऊंगा। किशन और अमर गांव वापस आ जाते हैं। दोनों एक बड़ा सारा ट्रक लेकर आते हैं। उसमें बहुत सारी आइसक्रीम बनाने वाली छोटी छोटी मशीनें होती हैं। अमर अपने घर के बाहर मशीनें रखता है और उन सारी छोटी छोटी मशीनों को खोल देता है और उनको जोड़कर एक बहुत बड़ी सारी मशीन बना लेता है। किशन उसे देखकर हैरान हो जाता है। वाह अमर, क्या कमाल किया तूने। तू तो बहुत समझदार निकला। इतनी बड़ी मशीन, इसमें तो बहुत बड़ी आइसक्रीम बन जाएगी। तूने ही तो बोला था जितनी बड़ी मशीन होगी उतनी ही आइसक्रीम बनेगी। देख, बन गई बड़ी मशीन। तू तो इंजीनियर निकला यार, और तू इस इंजीनियर का दोस्त। बस तेरे बात से ही तो आइडिया आया मुझे। अब अमर और किशन उसमें आइसक्रीम का सामान डालकर आइसक्रीम बनाते हैं। वह बहुत ज्यादा बड़ी आइसक्रीम बन जाती है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये आइसक्रीम तो पहाड़ जैसी है। मजा ही आ जाएगा इसे खाकर। चाचा, एक आइसक्रीम दो ना। अमर उसे आइसक्रीम दे देता है, पर मैं इसे उठाऊं कैसे? आओ सब बच्चों, इस आइसक्रीम को उठाओ और खाओ। 10 बच्चे मिलकर एक आइसक्रीम को उठाते हैं और खाने लग जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है।
एक गांव में एक माँ रहती थी। वह बहुत गरीब थी। वह बहुत मुश्किल से अपना घर चलाती थी। लेकिन उसका एक बेटा था जिसका नाम सोनू था। उसे दूध बहुत पसंद था। उसे दूध इतना पसंद था कि वह दूध के बिना नहीं रह सकता था। माँ, माँ, हाँ, बोलो बेटा, क्या चाहिए? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है तू? माँ, मुझे दूध पीना है। तो मेरा बेटा दूध पिएगा? हाँ माँ, किसका दूध पिएगा? भैंस का या गाय का? दोनों का ही पीऊंगा मैं तो। ना ना, दूध तो एक का ही मिलेगा। तो अब बताओ किसका पियोगे? भैंस का। पर भैंस तो मर गई। तो गाय का ही पी लूंगा। पर तुमने तो भैंस का मांगा है, तो वही मिलेगा जब भैंस जिंदा होगी तब। पर माँ, मुझे तो भूख लगी है। बेटा, तुझे तो पता ही है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अब तेरे लिए दूध ला सकूं। मुझे नहीं पता, मुझे दूध पीना है। माँ से अपने बेटे का दुख नहीं देखा जा रहा था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान कुछ तो ऐसा करो जिससे मेरे बेटे को दूध मिल जाए। माँ ने सोनू को अपने पास बुलाया। सोनू बेटा, रो मत, मैं तेरे लिए कल पक्का दूध लाऊंगी। हाँ, कल आप पक्का मेरे लिए दूध लाओगी ना? हाँ हाँ, कल मैं तेरे लिए पक्का दूध लाऊंगी। माँ ने सोनू को अपनी गोद में सुला लिया। माँ, आप मेरे लिए दूध कब लाओगी? बस, माँ अभी जा रही है सोनू के लिए दूध लाने। इतना कहकर सोनू की माँ घर से बाजार के लिए चली जाती है दूध लेने। दूध क्या भाव दिया सेठ जी? लीटर 50 रुपये। बोलो कितना दूध दूं? मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए ही है। हाँ? भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं। जब तेरे पास पूरे पैसे होंगे तो तब आना दूध लेने। उदास सोनू की माँ घर की तरफ चल दी। उसे आज भी दूध नहीं मिला था और वह सोच रही थी कि सोनू को घर जाकर क्या जवाब दूंगी। मैं आज भी उसके लिए दूध नहीं ला पाई। वह ये सब सोच रही थी कि उसे रास्ते में पड़ोसी की एक महिला मिली जो सोनू की माँ के पास आई और बोली, अरे ओ सोनू की माँ, सुनती हो? हाँ बोलो, क्या बात है? आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? खुश क्यों नहीं हूँ? आज हमारे गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ के नीचे एक बाबा जी आए हुए हैं। सुना है वो हर किसी की मन की इच्छा तुरंत ही पूरी कर देते हैं। मैं भी वही जा रही हूँ। लगता है अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। सोनू की माँ भी सोचती है कि मुझे भी बाबा जी के पास जाना चाहिए, जिससे मेरी भी परेशानी दूर हो जाए। सोनू की माँ सोनू को घर में ही सुलाकर गांव के बाहर उस बाबा जी के पास चली जाती हैं। कहो बेटी, क्यों इतनी परेशान हो? महाराज जी, मेरे बेटे को दूध पीना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गरीबी के कारण मैं उसे रोज रोज दूध नहीं पिला पाती हूँ। तो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज जी, आप अपने जादू से मेरे घर में एक दूध का तालाब बना दो। ये दूध का तालाब ऐसा होना चाहिए कि इसमें दूध कभी खत्म नहीं हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। सोनू की माँ घर वापस आ जाती है और देखती है कि उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा दूध का तालाब बन गया है। इससे सोनू की माँ बहुत खुश हुई और अब वह रोजाना अपनी बस्ती के बच्चों को मुफ्त में ही भरपेट दूध पीने को देती, जिससे उस बस्ती के सभी लोग सोनू की माँ से बहुत खुश थे और बस्ती के बच्चे तो सारा दिन उसी तालाब के पास बैठकर दूध पीते रहते थे। किसी समय एक ऋषि रहता था। जादुई कालीन पर नित दुनिया घूम कर आता था। बीच बीच में गांव वालों का रुक कर लोगों को सुख दुख के बारे में जानता था। इसी क्रम में एक नदी के किनारे एक आदमी गांव की तरफ रुक करता है। जादुई कालीन पर आ रहे ऋषि को देखकर जनता आश्चर्यचकित होती है। तब गांव वाला रामनाथ कहता है, स्वामी, आपके आने पर हमारे गांव में अच्छे दिन आए हैं। अब हमारे कष्ट मिट जाएंगे। आप थोड़े दिन यहीं रुकिए, हम मिलकर आपका सुंदर आश्रम बनवाएंगे। बहुत अच्छे। मैं एक जगह ज्यादा दिन नहीं रुकता, दुनिया संचार करता रहता हूँ,
इसीलिए आप लोग मेरे लिए आश्रम मत बनाना। उसी समय अपने परिवार में काम करके अपना पोषण कर लेना। स्वामी, ऐसे मत कहिए। कई वर्षों से हम एक समस्या से पीड़ित हैं। उस समस्या से हमें आपको बचाना चाहिए। कई वर्षों से पीड़ित है मतलब? समस्या क्या है? कुछ नहीं स्वामी जी। बारिश के समय नदी में बाढ़ आती है और उस समय नदी को पार नहीं कर सकते हैं। नदी में उस ओर से कोई आ रहा हो तो अपने खेत भी नहीं जा सकते। इसलिए सबका काम जहाँ है वहीं रुक जाता है। कैसे भी करके आप इस समस्या को हल कर सकते हैं क्या? जनता के कष्टों को हल करना ही मेरा काम है। संसार कल्याण के लिए मेरा भ्रमण, यही मेरा जीवन है। अब आप चिंता में नहीं पड़ना। आप जैसे चाहें मैं यहीं रहूंगा, यहीं से दुनिया का भ्रमण करूंगा। बहुत खुशी हुई स्वामी जी। आपके लिए सुंदर आश्रम का निर्माण करूंगा। ये कहकर गांव वाले मिलकर उस ऋषि के लिए सुंदर आश्रम का निर्माण करते हैं। कुछ ही दिनों में वर्षा आ जाती है, नदी में बाढ़ आती है। ऋषि, हाँ, आपने जो कहा वो सच है। इस नदी पर बाढ़ आ रही है। इसे पार करने में उस ओर नहीं जा सकते। हाँ स्वामी जी। अब बाढ़ कम होने तक हम खेत पर नहीं जा सकते। अब बहुत दिन रुकना पड़ेगा स्वामी जी। अब कैसे चलेगा स्वामी जी? चिंता मत करो। इस जादुई कालीन पर बैठकर आप आकाश से आराम से नदी पार कर सकते हो। काम पूरा करके फिर वापस आ सकते हो। ये जादुई कालीन हमें दे दो स्वामी जी। नहीं बाबू, आपके गांव के लिए मैं विशेष जादुई कालीन दे रहा हूं। ये लो। ये कहकर वो जादुई कालीन दे देते हैं। उसे देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत खुश है हम स्वामी जी। हमारे सारे कष्ट मिट गए। उस दिन के बाद गांव वाले उस जादुई कालीन पर बैठकर खेत पर आते हैं। इस क्रम में राकेश नाम के आदमी को दुर्बुद्धि आती है। अरे, इस जादुई कालीन को कैसे भी मैं चोरी करूंगा। इस गांव के सबके घर में छिपाए धन को चोरी करके इस जादुई कालीन पर बैठकर भाग जाऊंगा। तब मैं बड़ा धनवान बन जाऊंगा। अब मुझे किसी समस्या का हल नहीं करना पड़ेगा। इन लोगों से दूर जाकर आराम से रहूंगा। एक रात को राकेश आराम से बिल्कुल चुपके चुपके से स्वामी जी के आश्रम में छिप गया और जादुई कालीन को रात में वो चोरी कर लेता है। उसके बाद कई घंटों में चोरी करके एक थैली में डालकर जादुई कालीन पर बैठता है और हवा में उड़ जाता है। इसी तरह उड़ता उड़ता अपने मन में कह लेता है, ओह, अब तो मैं बड़ा धनवान बनूंगा। इस तरह हर गांव में जाकर जितनी चाहे धन की चोरी करूंगा। जैसे ही वो कहता है, जादुई कालीन नदी पर आते एकदम गायब हो जाती है। इससे राकेश नदी के पार पहुंचता है। उसके बाद जादुई कालीन पहले जैसा आकर स्वामी जी के आश्रम में प्रत्यक्ष होती है। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी? दुर्बुद्धि से अगर सोचोगे तो बुरा ही होगा। अच्छे काम का उपयोग करने वाले का बुरा कभी नहीं होता। कहानी अच्छी है ना?